तो सेकेंड लेक्चर के बाद थर्ड लेक्चर आप केमिकल काइनेटिक्स। थर्ड लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके पहले आपने स्टडी कर ली है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशंस एंड रेट लॉ, सब चीज़ें आपने कोलाइडल थ्योरी भी वहाँ पर स्टडी की है। तो अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन आप जान लीजिए। पहले डेफिनेशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड देयर मॉलिक्यूलरिटी। ये एक तरह से डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन जो बुक में आपकी लिखी हुई है तो उसको भी आप लोग जान सकते हो, समझ सकते हो। मॉलिक्यूलरिटी के लिए हम बोल देंगे, आप तैयार कर लीजिएगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस आर एटम्स that must collide with one another simultaneously as to result a chemical reaction called their molecularity। तो किसी तरह से दोनों तैयार कर लीजिए। मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करना है तो मॉलिक्यूलरिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताते हैं आपको, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी आपको डिसाइड कराते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ जाइए और यहाँ पर इनके बारे में चर्चा करें। हम कहेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज होल नंबर, कैन नॉट जीरो, कैन नॉट फ्रैक्शनल बाय रूट। तो हम लोग कहेंगे ऑलवेज होल नंबर। अगली बात है मॉलिक्यूलरिटी मस्ट कैन नॉट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, मस्ट बी होल नंबर। कैन नॉट जीरो, जीरो नहीं, ना तो कभी निगेटिव हो सकती है, ऑलवेज कोई कोई मॉलिक्यूल होगा तभी तो रिएक्शन करेगा। तो हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी इज ए होल नंबर। ठीक, सेकेंड पॉइंट में आप लिखते हैं इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, उससे मॉलिक्यूलरिटी उसकी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपके इसके कुछ पॉइंट्स हैं मॉलिक्यूलरिटी के। हम लोग मॉलिक्यूलरिटी में अब एग्जाम्पल में आते हैं और बात करते हैं एग्जाम्पल पे। तो मॉलिक्यूलरिटी के लिए ही हम लोगों ने पहला कंपाउंड लिया क्या, N2O5। ये गैसियस सब्सटेंस है, रिएक्ट कर जाएगा, बना लेगा N2O4 प्लस O2 हाफ मोल। रिएक्शन बैलेंस है, पूरी रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो मॉलिक्यूलरिटी काउंट करना होगा तो सिर्फ हमें रिएक्टेंट के नंबर देखने हैं, कितना है 1, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 1। अगला एग्जाम्पल चल गया ये सेकेंड नंबर पे। हमने कहा यहाँ पर है H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2HI। मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी बच्चा, 2 आ जाएगी, बिल्कुल। इसके बाद लिसन एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यहाँ पर लिया गया है, मान लीजिए N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2, एरो बन के बन गया 2 मोल ऑफ NH3। मॉलिक्यूलरिटी काउंट करो जरा आपने, से क्या आ रही है देखिए। तो हमने कहा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, यहाँ पर आ जाएगी 4। तो मॉलिक्यूलरिटी निकालना सिंपल हो गया, किसी के लिए भी आएगी मॉलिक्यूलरिटी निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, बाई गिवन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, नहीं है तो करेंगे और करके ही उसको क्या करेंगे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। अगली बात की देख लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी आपको पता चल गई। अब हम लोग चलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको दो तरह से आप डिफाइन करोगे, एक तो रेट लॉ से और दूसरा हम आपको बता रहे हैं उसके हिसाब से आप डिफाइन करेंगे। क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर कंसंट्रेशन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट देयर कंसंट्रेशन डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड देयर ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो पहली बात है। हमने कहा इसमें द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट देयर कंसंट्रेशन डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या तो हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग कहेंगे कि इससे डिसाइड करिए रेट लॉ से। तो हम लोग कहेंगे इन रेट लॉ रेट इक्वेशन
द टोटल सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ला लेके आओ। हमने कहा एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस B इक्वल टू P। हमने कहा एफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर विथ M1 एंड M2 पावर। तो रेट ला लिखिए। यहाँ पर क्या लिखते हो? रेट dx बाई dt इज इक्वल टू के ए के पावर वहां लिखी है M1 और B के पावर कितनी है M2, है ना। तो अब हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट ला दिया हुआ है। ये क्या है? रेट इक्वेशन लिख लो, चाहे रेट। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग क्या पढ़ोगे? कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे पावर का टोटल सम, यानी M1 प्लस M2, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को काउंट करके आप लोग इसको लिख सकते हो कि ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्टें पहले बता देते हैं, तब इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं ये जान लीजिए यहाँ पर। तो हम लोगों ने कहा फॉर ए सिंपल केमिकल रिएक्शन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाई स्लोवेस्ट स्टेप। किससे डिसाइड करेंगे? स्लोवेस्ट स्टेप। यदि कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है तो कहेंगे फॉर ए कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन डिफरेंट स्टेप हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्डर। ठीक, तो ऑर्डर आपका स्लोवेस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है कि यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स कोई केमिकल कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन क्या हो, जो रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में हो रही हो, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। जैसे ये दिस रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, इसको कहा गया फास्ट स्टेप है, इसको कहा गया स्लो स्टेप है, ये भी क्या है? फास्ट स्टेप। तो कहेंगे ऑर्डर किससे निकाल पाओगे? स्लोवेस्ट स्टेप से, यानी स्लो स्टेप से। ठीक, बाकी इधर क्या लिखा, इधर क्या लिखा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मॉलिक्यूलरिटी देखते तो मॉलिक्यूलरिटी इज डिसाइडेड बाई ईच इन कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन ईच स्टेप हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलरिटी। प्रत्येक स्टेप अपनी मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग दिखा। समझ में आ गई बात बच्चा? लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन तो स्लोएस्ट स्टेप ही मॉलिक्यूल क्या दिखाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। साथ में हमने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट कैन नॉट डिसाइड बाई विजन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस लिखी हुई है, उसको देख करके इसको बताना नहीं चाहिए। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिख सकते हो। तो हम लोग ये कहेंगे कि यदि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है मीन्स रेट दिया हो तो रेट से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, फिर अगली बात क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहा गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मस्ट मे बी होल नंबर, जीरो और फ्रैक्शनल। होल नंबर जीरो भी आ जाता है उसी में, जीरो मॉलिक्यूलरिटी में नहीं था इसलिए इसको जीरो नाम लेते हैं। साथ में और क्या? फ्रैक्शनल वैल्यू। आगे हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल। कैसे डिसाइड कर लोगे कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकालना जान लेंगे? देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कैसे हम लोग जानेंगे कि ये निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पर हमने लिख दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन मान लीजिए सबसे पहले हम लोगों ने लिया यहाँ पर
NH4 एक केमिकल रिएक्शन रिएक्ट कर जा रहा है। जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है N2 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। हमें अभी इससे कोई लेना देना है, मॉलिक्यूलरिटी पता चल जाएगी 1 पता चल गई। रेट क्या होगा यहाँ पर, रेट dx/dt इज इक्वल टू k। यहाँ पर लिखा हुआ है NH4 NO2 का कंसंट्रेशन पावर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ से डिसाइड करोगे, यहाँ से नहीं डिसाइड करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है। तो बताइए यहाँ पर ऑर्डर कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि पावर कितना मिलेगा 1। तो यही रेट ही क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हमने लिखा है यहाँ पर CH3COOCH3 रिएक्टेड विथ H2O, प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर CH3COOH प्लस CH3OH। dx/dt निकाल लेते हैं यहाँ, तो dx/dt इक्वल टू k। यहाँ पर कंपाउंड में CH3COOCH3 है, ये पावर 1 है। ऑर्डर बताइए कितना होगा, ऑर्डर यहाँ पर यहाँ से डिसाइड नहीं, यहाँ से नहीं डिसाइड होगा, कहाँ से डिसाइड होगा, इसके पावर के। पावर कितना है 1, तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या हुआ आपकी ऑर्डर 1 हो गई। वाटर को हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट लिया था, एक्सेस ले लिया। ठीक है, अगले कंपाउंड के लिए चलते हैं। हमारे पास कंपाउंड है H2 प्लस I2, रिएक्ट कराओ क्या बना 2HI। रेट की इक्वेशन लिख लो dx/dt इज इक्वल टू k, H2 कंसंट्रेशन पावर 1। तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी 1। नहीं, हमने आपको आगे बढ़ा दिया, I2 भी है, तो हम लोग कहेंगे टोटल M1 प्लस M2, पावर 1 है, पावर 1 है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगले रिएक्शन के लिए चलते हैं। यहाँ पर लिखा है NO प्लस O2, 2 मोल ऑफ NO प्लस O2 इक्वल टू 2 मोल ऑफ NO2। dx/dt लिख रहे हैं यहाँ बच्चा, तो dx/dt इज इक्वल टू के NO के पावर 2 और O2 के पावर 1। ऑर्डर देखिए कितने आ गए 2 + 1 इक्वल टू 3। समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चा। ठीक, इसी प्रकार से आपने और बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे, तो इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलती जाएगी। कर लेंगे ना, चलिए एक और बता देते हैं। मान लीजिए कंपाउंड NO है, 2 मोल ऑफ NO प्लस Cl2, एरो बना लिया 2 मोल ऑफ NOCl। इसके लिए dx/dt उसने कह दिया इक्वल टू के NO के पावर 1 और Cl2 पावर 1। ऑर्डर कितना आ गया 2। हमने कहा NO के पावर 2 है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3rd। ठीक, तो ये 3rd ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो कैसे पता चल रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। इस रिएक्शन से हमारा कोई खास लेना देना नहीं है भाई। एक ऑर्डर किसके लिए होगा, रिएक्शन के लिए, इसलिए रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कंप्लीट हो गए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कौन कौन सी ऑर्डर हो सकती हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले एक पढ़ते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही हम बोलते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। वही है नाम, एक चीज है नाम में। हमने कहा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहो चाहे स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहो, हम एक रिएक्शन दिखाते हैं, इसी से डिसाइड करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा, एग्जाम्पल समझा देते हैं तो फिर कुछ बात होगी। हमने कहा हमारे पास कंपाउंड है CH3COOCH3, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, वाटर से। तो रिएक्ट कराओगे, देखो रिएक्ट कराने पे बन जाएगा CH3COOH और प्लस यहाँ पर CH3OH। इस कंपाउंड में हम लोगों ने कहा वाटर क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, और ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। H+ मीन्स एसिड। मेथिल एसीटेट इज रिएक्टेड विथ वाटर एंड फॉर्म एसिटिक एसिड मेथिल अल्कोहल। यहाँ पर साथ में आपको दे दिया गया है
आपको पता भी चल जाएगा dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3COOCH3 की पावर 1। क्यों? वाटर, अब हमने कहा कि अब चलो ठीक है चीनी ले लेते हैं, है ना, शुगर ले लिया आपने 100 ग्राम और 1 ड्रम पानी में डाल दोगे, पानी का कंसंट्रेशन चेंज हुआ क्या? मीठा हो जाएगा पानी? नहीं होगा। लेकिन जो ग्लूकोज मीठा था वो घुल गया, खत्म हो गया, उसका मिठास खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा मात्रा में उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, जिसका कंसंट्रेशन चेंज होगा उसी का कंसंट्रेशन रेट को डिसाइड करेगा। तो इसलिए कंसंट्रेशन इसका चेंज हो रहा है जो कम मात्रा में, तो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बताइए यहाँ से आप क्या बता सकते हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहा है? 1। और मॉलिक्यूलरिटी आप रिएक्शन देख लो, रिएक्शन देख के बताना है ना। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2। कैसे? 1 + 1। ठीक। तो अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि क्या है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने एक सिंपल सी डिफिनीशन पढ़ ली, द केमिकल रिएक्शन देयर ऑर्डर इज 1 बट मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 1 कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। किस सुनिए बात को, द केमिकल रिएक्शन देयर ऑर्डर इज 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 1 कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तैयार हो जाएगा बच्चा। एक एग्जांपल और देख लो इसी में। अब तो समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हमने कहा इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज मीन्स चीनी C12H22O11 सुक्रोज है। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराओगे, एक्सेस मात्रा में वाटर ले लोगे और यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम लगाओगे। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेड नहीं, एसिड लगाओ, रिएक्ट होकर बनाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 बन जाएगा। यहाँ पर देखो ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर यहाँ पर केवल इस पर डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं रेट dx/dt की फार्मूला dx/dt इक्वल टू C12H22O11 पर केवल डिपेंड करेगा तो पावर 1 हो जाएगा। तो अब ऑर्डर हो गया 1 और मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? मोर देन 1। मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 1। तो हम लोग ऐसे बात कर लेंगे ना कि मॉलिक्यूलरिटी 1 से अधिक होगी और ऑर्डर 1 होगा, तो हम लोग कहेंगे दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन देयर रेट डिपेंड ऑन द जीरो पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। द केमिकल रिएक्शन देयर रेट, रेट मीन्स क्या? dx/dt is depend on zeroth power of reactant concentration. If a chemical reaction A to P, then rate dx/dt proportional to 1 power 0। वही तो बात हुई। The chemical reaction their concentration rate depend on zeroth power of reactant concentration। आगे बढ़ाइए। यहाँ पर लिखोगे dx/dt, एक प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। रेट के लिए तो रेट कांस्टेंट बनेगा और यहाँ पर a के पावर कितना हो जाएगा? 0। क्या किसी के पावर 0 लगा होता है तो वैल्यू 1 होती है? बिल्कुल होती है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे dx/dt इज इक्वल टू, पढ़ लिए। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म में इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो इक्वेशन को, कंसंट्रेशन को अलग और टाइम को अलग फेंक दीजिए। क्या लिख सकते हो? dx इक्वल टू k इंटू dt। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट इज इंटीग्रेट, इक्वेशन फर्स्ट इज इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट का चिन्ह बनाओगे, dx इक्वल टू k कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या आएगा? dt।
आ जाएगा। यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x होता है, k तो आपका कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन t होता है और आगे लिख दोगे प्लस क्या c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट हुई। हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान चलते हैं इसको, तो c की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चले थे सरल करने, हो गया कठिन, तो c की वैल्यू निकालना है एट इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू जब 0 रहा होगा उस समय आपको मालूम है कि x इक्वल टू कितना रहा होगा, 0 रहा होगा और यहाँ टोटल कंसंट्रेशन a रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसको लिखते हैं। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन सेकंड कर दो। 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, यानी c इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब वैल्यू ऑफ c की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, कुछ आ जाएगा आपके काम का। तो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, आपके पास हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन सेकंड। क्या लिखा था बच्चा सेकंड में, क्या लिखा था, x इज इक्वल टू k t प्लस c। तो फार्मूला बन गया x इक्वल टू k इंटू टी। हमें निकालना k, तो k इक्वल टू हो जाएगा x बाई टी। आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर x इक्वल टू लिख सकते हो c नॉट माइनस सी टर्मिनल या c1, तो ये लिख सकते हो बच्चे। ये कंसंट्रेशन चेंज है, यानी c1 कंसंट्रेशन माइनस c2 कंसंट्रेशन या c नॉट माइनस सी, दैट इज ए कंसंट्रेशन चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते थे k इक्वल टू, फार्मूला बन गया k इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग c नॉट माइनस c1 बाई यहाँ पर t लिख सकते हैं। इतना लिख देंगे तो इसकी अब यूनिट पूछेगा, यूनिट ऑफ k की यूनिट क्या हो गई, देखो मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन चेंज बाई टाइम। यहाँ लिखोगे मोल पर लीटर मतलब लीटर माइनस 1 और टाइम है तो टाइम माइनस 1 लिख दो, चाहे सेकंड माइनस 1, मीन्स क्या, मोल लीटर माइनस 1 और यहाँ पर यदि सेकंड लेना हो तो सेकंड माइनस 1 हो जाएगा। तो ये तो आ गई फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे थे आप लोग, इसको आपने पढ़ लिया। इसके लिए एग्जाम्पल भी देखना है। तो ऐसी सभी केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही हों वो सब किस में आती हैं, हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आपसे हमने कहा एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चा। ऐसी सभी केमिकल रिएक्शन जो फ्री रेडिकल रिएक्शन देती हैं वो आपकी किस में आती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन, ब्रॉड अमाउंट में होने वाली रिएक्शन जो कि थोड़ा बहुत रिएक्शन करती हैं, हाई समान बहुत सारा। यहाँ पर H2 प्लस Cl2 दोनों गैस है, यानी गैसियस रिएक्शन हमेशा आप देखोगे तो ज़्यादातर रिएक्शन किसमें चली जाएंगी, जीरो ऑर्डर। अब देखिए हम लोगों ने एक कंपाउंड लिया और यहाँ पर लगा दिया सनलाइट। क्या लगा दिया, सनलाइट। सनलाइट है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं H इंटू न्यू से, क्या बन जाएगा 2HCl बनेगा ना। तो हम लोग कहेंगे इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर यहाँ से पता कर लो। जब सनलाइट लिखी हो तो dx बाई dt कैन नॉट डिपेंड ऑन H2 कंसंट्रेशन एंड Cl2 कंसंट्रेशन की पावर पर डिपेंड नहीं करता, यानी जीरो पावर पर रहता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से हमने एक कंपाउंड और ले लिया CH3CO, CH3 रिएक्टेड विथ Br2, देन इट फॉर्म CH3CO, CH2Br प्लस HBr। रिएक्शन HNu की प्रेजेंस में हो रही है, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं सब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मान लो सनलाइट नहीं है तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन वाले कैटलिस्ट के लगे हों जैसे टेट्राएथिलेट वगैरह, तो भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ हम पढ़ना है हाफ लाइफ पीरियड। आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड
of zero order reaction. So what is the half life period? It is denoted by T half. हमेशा किससे रिप्रेजेंट की जाएगा? T half से। T/2 नहीं है, T half एकदम फिक्स वाला। ठीक, तो हम लोग इसमें बात क्या करेंगे, लेकिन देखेंगे द टाइम ड्यूरेशन व्हेन एनी रिएक्शन कंप्लीट 50% called their half life period. The time duration when concentration of reactant just half, यानी reaction must be complete just half, called their half life period. ठीक, तो हाफ लाइफ पीरियड हमें किसका निकालना है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो हम लोग कहेंगे इन जीरो ऑर्डर इक्वेशन, कौन सी जीरो ऑर्डर इक्वेशन है बताओ, कौन सी है ये? K इक्वल टू x/t पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a/2 एट t इक्वल टू t/2। तो यदि इतना आ जाएगा तो पुट करेंगे इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पुट करके इसकी वैल्यू लाएंगे, जो वैल्यू आ जाएगी उसी के हिसाब से उसकी हाफ लाइफ पीरियड निकलेगी। तो अब क्या किया यहाँ पर आपने, यहाँ कर लिया k इक्वल टू x की जगह a/2/t की जगह t हाफ, यानी हम लोग t हाफ निकालना चाहेंगे तो t हाफ इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a/2 k। ये फार्मूला आ गया। और यूनिट हमेशा टाइम होगी ना, तो यूनिट क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड टाइम ही है, तो यहाँ पर सेकंड, मिनट, घंटा कुछ भी आवर और लिख। ये हो गई आपके पास बात। अब हम लोग कह रहे हैं इसका एक ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है इसका, और स्लोप उसमें कम होता है, स्लोप कम होता है। किसके बीच ग्राफ है? टाइम और कंसंट्रेशन के बीच। तो जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ बहुत ऊपर से नहीं, लगभग हाफ से ऐसे खींचे तो स्लोप हमें कम मिलेगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये ग्राफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई है कंप्लीट। क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें लगाना होगा, तो अगली क्लास में न्यूमेरिकल ही बता देंगे और आप लोगों की चीजें आगे कंप्लीट होती रहेंगी। अभी चलिए, अभी इसमें थोड़ा और कंप्लीट करते हैं, छोड़िए अभी जी, हम लोग इसको और देख लेते हैं, अभी खत्म ना करिए। तो अब हम लोगों ने कहा कि चलिए इसमें क्या कोई न्यूमेरिकल लग सकता है, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल बेहिचक लगा सकते हो तुम लोग। न्यूमेरिकल में कभी मान लीजिए k की वैल्यू दे दिया, ठीक है, x की वैल्यू दे दिया, k की वैल्यू दे दिया, x की वैल्यू दे दिया, टाइम ड्यूरेशन पूछ सकता है ना, तो रेट कांस्टेंट दे करके और कंसंट्रेशन दे करके टाइम पूछ सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो करना हो तो हम आपको एक क्वेश्चन बोल दें, कर डालिए, क्या जाता है, एक क्वेश्चन तो कर बनता है ना, तो कर डालिए, क्वेश्चन एक लिखिए, बता। वन क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाएगा ना। बोलते हैं बच्चा, बोलते हैं क्वेश्चन आपका इसमें दिया नहीं है, अपने से बता देंगे क्या दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको बता दे रहे हैं। इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन ए जीरो ऑर्डर क्वेश्चन है बच्चे, ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.0030, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.0030
0 मोल पर लीटर पर सेकेंड फाइंड आउट टाइम फॉर देयर concentration change from 0.1 molar to 0.075 molar. 0.075 molar. तो how many time taken? कितना टाइम लग रहा है? फाइंड आउट टाइम फॉर देयर कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.075 मोलर. आपके पास फार्मूला क्या है? केवल फार्मूला है आपके पास K इज इक्वल टू यक्स मीन्स C0 माइनस C1 बाई टी. टी पूछा है तो आपके पास C0 दिए बैठा है कितना? 0.1 मोलर. C1 की वैल्यू दिया है कितना? 0.075 मोलर. ठीक. K की वैल्यू उसने दे दिया है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड. टी निकालना है, टाइम निकालना है. तो टाइम निकालने के लिए पहले वैल्यू रखो. क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस 0.075 बाई के की वैल्यू नीचे रखेंगे तो 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड. आगे बढ़ जाइए, लिखेंगे टी इज इक्वल टू कितना आ गया? तो ये हो गया 0.025. ये तो घटेगा, आ जाएगा बाई नीचे 0.003. आगे इसको बढ़ा देते हैं, पॉइंट तीनों से उड़ा देते हैं तो बचेगा 25/3. डिवाइड कर दो तो 3 8 24. तो यहाँ पर 8 पॉइंट और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 लिख सकते हो तो 3 ऐसे आता जाएगा. ठीक. और आगे इसमें यूनिट क्या थी बच्चा? सेकंड. तो सेकंड लिखिए. 8.3 सेकंड का टाइम इसमें लगेगा. टाइम ड्यूरेशन इज 8.3. ठीक. तो सिंपल है, आपको लगाना आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर उसमें थोड़ा कठिन होगा. तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो अब नई हेडिंग जो पढ़ने वाली है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक सिंपल डिफिनेशन देखेंगे. द chemical reaction their rate depend on first power of reactant concentration called first order reaction. means एक केमिकल रिएक्शन A to P कह दिया गया है. तो यहाँ पर हमने कहा एट T टाइम इसका T1 टाइम मान लीजिए, इसका या T टाइम T इक्वल टू 0 टाइम पे इसका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन A है और x इक्वल टू क्या है? 0. जिस समय टाइम कुछ हो गया उस समय ये कितना बन गया? x बन गया. तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना बचेगा? 1 माइनस x. ठीक है. तो हम लोग कहेंगे रेट मीन्स dx बाई dt इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा यहाँ पर a माइनस x कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम. पावर कंसंट्रेशन कितना है? 1 है. तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. हो जाएगी नहीं? ये k a माइनस x के पावर 1. या डायरेक्ट बनाते तो क्या लिखते? dx बाई dt इज इक्वल टू के ए के पावर 1. यही तो रिएक्शन में था. ए की जगह क्या है? ए माइनस एक्स है आफ्टर टी टाइम. तो ये वाले फार्मूला बन जाएगा. इस फार्मूले के हिसाब से रिएक्शन अब डेरिवेशन होगा, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन पूछा जाता है. 4th लेक्चर में आपका ये मैक्सिमम सिमट जाएगा और उसके बाद एक लेक्चर और पढ़ाएंगे 5th, जिसमें आप लोगों का हो जाएगा न्यूमेरिकल. ठीक है. तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, देखते रहेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू.